हेडलाइंस 92 मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। निर्वासन की कार्रवाई पर बोले ट्रंप, हम दलदल सुखा रहे, यहां अब कट्टर वामपंथियों का कब्जा नहीं। भारत का अपमान करने के बावजूद चुप्पी क्यों? कांग्रेस ने कहा, पीएम मोदी जयशंकर जवाब दें। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। उत्तराखंड में भूमि कानून में संशोधन, राज्य से बाहर के लोग नहीं खरीद सकेंगे कृषि भूमि। भ्रष्टाचार निवारण कानून में हर केस की प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं। आरोपी के अधिकार पर सुप्रीम की टिप्पणी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने डोनाल्ड ट्रंप के 21 मिलियन की फंडिंग इंडिया को देने वाले बयान पर उठाए सवाल। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि पर्व की विधिवत हुए शुरुआत। 5 से 7 दिन चलेगा महाशिवरात्रि मेला। जूनागढ़ कलेक्टर ने महाशिवरात्रि मेले को लेकर प्लास्टिक के उपयोग न करने का किया आग्रह। जूनागढ़ महाशिवरात्रि मेले को लेकर जूनागढ़ पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां। अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले 1 महीने में उन्होंने 70 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें कई फैसलों को अदालतों में चुनौती दी जा चुकी है। देश की संघीय अदालतें ट्रंप के फैसलों पर अस्थायी रोक भी लगा चुकी है। इन्हीं फैसलों में एक अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाले जाने का है। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर करने के अपने फैसले पर ट्रंप का कहना है कि वे देश में दलदल को सुखाने का काम कर रहे हैं। ट्रंप ने विरोधियों को आड़े हाथ लिया और कहा कि अब देश में कट्टर वामपंथी लोगों का नियंत्रण नहीं रहेगा। बता दें कि ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अवैध प्रवासियों को देश से निकालने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद भारत में भी 300 से अधिक लोगों को वापस भेजा जा चुका है। जिन लोगों को निकाला गया है उन पर आरोप है कि वे बिना वैध कानूनी दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं। इन लोगों को निकाले जाने के समय पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी लगाने का मुद्दा संसद में भी गूंजा था। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि इस संबंध में लगातार अमेरिकी प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि नागरिकों की गरिमा से खिलवाड़ न हो। यूएसएड फंडिंग विवाद के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस ने भाजपा पर अमेरिका से झूठी खबरें फैलाने और राष्ट्र विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह बताना चाहिए कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क बार-बार भारत का अपमान कर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही राहुल गांधी को देशद्रोही करार देते हुए कहा कि वह विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा को झूठे और अनपढ़ लोगों का समूह बताया। साथ ही कहा कि 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की खबर जिस पर भाजपा ने हंगामा किया फर्जी निकली। उन्होंने कहा 2022 में 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की खबर भारत में मतदान के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एलोन मस्क ने फर्जी दावा किया। ट्रंप बांग्लादेश और भारत के बीच भ्रमित हो गए। अमित मालवीय ने झूठ को और फैलाया, फिर भाजपा के बाकी चाटुकारों ने इसका फायदा उठाया। आम आदमी पार्टी ने आज पार्टी मुख्यालय पर विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग गई है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। रविवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक में सभी विधायकों ने आतिशी को विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद अब साफ हो गया है कि दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगी। गोपाल राय ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग थी जिसमें विधायकों ने सर्वसम्मति से आतिशी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना है। गोपाल राय ने कहा कि आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उन पर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कामों की रक्षा करना और भाजपा द्वारा जनता से किए वादों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी होगी। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद आतिशी ने कहा, मैं आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सभी विधायकों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया है। भाजपा ने जो भी वादे किए विपक्ष के नाते हम उन सभी वादों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। महिलाओं से वादा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही उन्हें 2500 रुपए हर महीने देने की गारंटी दी थी वो हम उन्हें दिलवा कर रहेंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा में उत्तराखंड भू कानून संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत राज्य से बाहर के लोग अब हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर बाकी 11 जिलों में कृषि और बागवानी की भूमि नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने विधेयक पेश कर कहा कि ये कानून राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने बताया कि ये निर्णय जन भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है और प्रदेश के भूमि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सरकार द्वारा 12.51 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने से यह उम्मीद की जा रही है कि राज्य में भूमि की अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर रोक लगेगी और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा। इससे राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत मिलेगी और भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत हर मामले में प्रारंभिक जांच को अनिवार्य नहीं माना है। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह भी साफ किया कि प्रारंभिक जांच की मांग करना आरोपी का निहित अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा, इस कानून के तहत दर्ज कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच होनी चाहिए, लेकिन आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए यह अनिवार्य शर्त नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगभग 1 साल पहले पारित फैसले में प्राथमिकी रद्द कर दी थी। यह मामला कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस थाने की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। पुलिस ने एक लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत कथित अपराधों के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई को लेकर कानून की व्याख्या करते हुए 2 जजों की खंडपीठ ने विगत 17 फरवरी को आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, मामले की प्रारंभिक जांच का मकसद सूचनाओं की सत्यता की पुष्टि करना नहीं है। कोर्ट ने कहा, इसका उद्देश्य केवल इतना पता लगाना है कि क्या उक्त सूचना से किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का पता चलता है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए एक बयान के जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इंडिया को $21 मिलियन की सहायता की गई थी, जो चुनाव के लिए थी। इस बात को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कई सवाल उठाए हैं और मोदी सरकार से जवाब मांगा है। आज मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये $21 मिलियन हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, आधे 1/4 पत्रकार, सब उसको एकदम कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए। चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सनियाल करके हैं, आज वो भी चुप है। एक और कोई IT सेल चलाता है, वो भी चुप है। वो कह रहा है, क्यों चुप हो गए? ये सन्नाटा क्यों है? कोई गाना था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये $21 मिलियन कहां गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब ये साबित हो चुका है कि ये $21 मिलियन उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जब से इनका 400 पार का जो हवा निकली, क्या ये विदेशी फंड के बावजूद, वो फंड और इधर इनका घमंड इतना ज्यादा था कि वो हवा फिर भी निकल गई। आप कितना ही विदेशी फंड ले आइए, भारत के लोकतंत्र को आप कमजोर नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको आज एक डेवलपमेंट बताई जो बहुत विस्फोटक डेवलपमेंट है, जहां ट्रंप साहब खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त यानी कि नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन
ये हैं। इसका भारत की करेंसी में क्या होता है, डॉलर का रेट तो आजकल बहुत ज्यादा है, देख लीजिएगा कितना होता है। कितना 181 करोड़ वो सुबह था, फिर डॉलर और बढ़ गया होगा, रुपया और लुढ़क गया होगा, तो देख लेना कितना होता है, कैलकुलेट कर लेना। अब हम थोड़ा इतिहास की तरफ भी जाएं, क्योंकि संघ का और जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, स्वतंत्र भारत, ये क्या बदल सकते हैं? कितनी एनसीईआरटी किताबें बदल लो, ये इतिहास नहीं बदल सकता, फाइलें सबके पास। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जयप्रकाश जी के लिए 74 में जो तारीफ की थी, पूरे आंदोलन की अमेरिका तारीफ करता था। क्यों अमेरिका क्यों उस आंदोलन की तारीफ करता था, बताइए? संघ के दो प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ, वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों? अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। उससे भी पहले चलिए, जब नेहरू जी के खिलाफ गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग अमेरिका कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है भारत की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। यह हमारा दावा है और यह दावा हमारा नहीं है, सीआईए के एक एजेंट का है। जब वो सीआईए से निकला, बच के भागा, उसने किताब लिखी, मैं आपको एनेक्सर्स दे रहा हूं, उसमें उसने स्पष्ट लिखा कि कैसे आरएसएस कठपुतली के तौर पे, और उस वक्त आरएसएस प्रमुख कौन थे? गोलवालकर प्रमुख थे। आरएसएस गोहत्या विरोधी रैली के लिए एक बड़ी रकम अमेरिका से ली और नेहरू जी की सरकार को न केवल गिराने का षड्यंत्र रचा, उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज, उनकी हत्या की भी साजिश रची आरएसएस ने। यह है आरएसएस का योगदान, यह है आरएसएस की हकीकत, यह है इनका जो तथाकथित एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदेशी हस्तक्षेप। ये लोग कठपुतली बनते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हुआ, ये आप सबने, क्योंकि आप भी उस वक्त रिपोर्टर थे, आपने देखा। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का आईएससी आंदोलन क्या था, उसमें विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन का क्या रोल था, वो आपके सामने है। जब अन्ना हजारे यहां आंदोलन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे, तो लोगों के लिए जो वॉलेंटियर्स आए उनको खाना खिलाते थे, वो संघ ने नहीं भेजे थे क्या? संघ का क्या रोल था? तो हम पर आरोप जब लगाओ, एक उंगली अगर हमारी तरफ करोगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं, और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। सच अब चुप नहीं बैठेगा, सच ऊंची आवाज में बोलेगा। जूनागढ़ शहर में स्थित भवनाथ विस्तार में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि मेले का प्रारंभ हो चुका है। हर साल महाशिवरात्रि मेले में हजारों की तादाद में भाविक यहाँ आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश से एसटी बस सेवा की सुविधाएं भी बढ़ाई जाती है और रेलवे की तरफ से भी स्पेशल ट्रेन का आयोजन भी किया जाता है, जिससे कि दूर दराज से आने वाले भाविकों को किसी तरह की परेशानी न हो और आसानी से मेले में आया जा सके। इस बात को देखते हुए मेले के प्रभारी मंडल और अलग अलग अखाड़ा जगह के संतों द्वारा भाविकों के लिए रहने और खाने का भी इंतजाम किया जाता है। जूनागढ़ लोकल पुलिस को तैनात किया जाता है ताकि कोई अनहोनी घटना न बने और भाविकों को आसानी रहे। ये मेला 5 से 7 दिन चलता है। विधिवत शिवरात्रि महापर्वનું જે ભવનાથનો મેળો હર વર્ષ જૂનાગઢમાં ભરાય છે, એ આ વર્ષ સવારના 10 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધીનો મુહૂર્તની અંદર આજે પ્રથમ ધ્વજારોહણ, એની અંદર પહેલા ભવનાથ, પછી જૂના અખાડા, પછી આવાણ અખાડા, પછી અગ્નિ અખાડા, ભારતી આશ્રમ, રુદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર તેમજ મુચકુંદ અને દસનામ અખાડામાં આજે ધ્વજારોહણ થયું છે। અને હરેક વ્યક્તિ જે આ મેળાની અંદર આવે છે એને હું એક વિનંતી કરું છું
કે આપણે આ મેળો પ્લાસ્ટિક મુક્ત મેળો કરવાનો છે. તો હરેક વ્યક્તિને હું પ્રણામ કરી હાથ જોડીને કહું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આની અંદર પ્લાસ્ટિક ન લાવે અને તંત્રને અને સાધુ સમાજને બધાને સહકાર આપે એવી ભગવાન પિનાકપાની શિવ પાસે અમારી પ્રાर्थना. अस्तु. ओम नमो नारायण. जय हिंद. जूनागढ़ शहर में चल रहे महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जूनागढ़ के कलेक्टर द्वारा मेले में आने वाले लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की गई है. भवनाथ विस्तार में शुरू से ही प्लास्टिक वर्जित जोन बना दिया गया है. प्लास्टिक के उपयोग को लेकर जूनागढ़ कलेक्टर ने सभी से अनुरोध किया है कि मेले में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक होने की वजह से प्लास्टिक मेले में लाया न जाए और न प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए. આજે જૂનાગઢમાં ભવનાથ તળેટીમાં મહાશિવરાત્રિ મેળાનો પ્રારંભ થયો છે. આ મેળો 26મી ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે. આપ જાણો છો એમ દર વર્ષે આ મેળામાં લાખોની સંખ્યામાં લોકો આવતા હોય છે અને આથી વહીવટી તંત્ર પણ એની તૈયારી છે મહિનાઓ પહેલાંથી શરૂ કરી દીધી છે. આજે જ્યારે મેળાનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે ભવનાથ મંદિરમાં ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું, પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી અને સાથે સાથે વિવિધ અખાડાઓમાં જઈને પણ ધ્વજારોહણ અને પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી. આ આખી જે વ્યવસ્થા છે એમાં વહીવટી તંત્રએ પાણીની વ્યવસ્થા હોય, સેનિટેશન હોય, સુરક્ષાની વ્યવસ્થા હોય, સ્વાસ્થ્યની સુવિધાઓ હોય, તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ જે અત્રે ઉપસ્થિત કરી છે. આપના માધ્યમથી તમામ આવનાર ભાવિકોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. સાથે સાથે મારી ખાસ નમ્ર અરજ પણ છે તમામ ભાવિકોને કે આપ મેળામાં જ્યારે પણ પધારો ત્યારે પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન કરો, કચરો ગમે ત્યાં આડાઅવળા ન ફેંકો અને આ મેળાને સંપૂર્ણ રીતે સ્વચ્છ રાખવામાં અને પ્લાસ્ટિક મુક્ત રાખવામાં અમારી મદદ કરો એવી સર્વ પાસે મારી પ્રાર્થના છે. जूनागढ़ शहर में चल रहे महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जूनागढ़ पुलिस द्वारा अलग अलग जगह पर बंदोबस्त के पुलिस कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए और जिम्मेदारियों को बांटा गया. पहली बार एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ महाशिवरात्रि मेले में पुलिस द्वारा बंदोबस्त किया गया ताकि भाविकों को किसी भी तरह से परेशानी न हो. इसके अलावा एआई टेक्नोलॉजी से पार्किंग के लिए भी योग्य सुविधाएं बनाई गई है जिससे कि पार्किंग में रखे वाहनों को आसानी से ढूंढा जा सके. જૂનાગઢના ભવનાથમાં મહાશિવરાત્રિનો મેળો વર્ષોથી યોજાતો આવે છે. આ પરંપરાગત મેળામાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો જોડાતા હોય છે. 5 દિવસના મેળામાં જ્યારે લિમિટેડ એરિયામાં મેળો યોજાતો હોય એટલે મેઇનલી તો ટ્રાફિક અને વાહન પાર્કિંગના ઇસ્યુ રહેતા હોય. આ વખતે સૌપ્રથમ વખત માનનીય આઈજીપી સાહેબ અને એસપી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ એઆઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી પાર્કિંગ ચેટબોટની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલી છે, જેથી કરીને જે વાહન ચાલકો બહારથી આવે છે તેમને મેળામાં નજીકમાં કયા સ્થળે પાર્કિંગ કરી શકાય છે અને ત્યાં વાહન પાર્ક થઈ શકે તેટલી જગ્યા છે કે કેમ, આ બંને પ્રકારની સુવિધા પાર્કિંગ ચેટબોટના માધ્યમથી મળી શકશે, જેથી કરીને તેમને ખૂબ સરળતા રહેશે. અન્ય છે ઈ પાસ જનરેટ કરવામાં આવશે, જેથી કરીને ડુપ્લિકેટ પાસ બનાવવાની અથવા તો જરૂર કરતાં વધારે પાસ જ્યારે લેવામાં આવતા હોય તેવા સંજોગોમાં આ ઈ પાસ આપવાથી પાસની એક તો સંખ્યા ઘટાડી શકાશે અને બીજા નંબરમાં જે કંઈ ગેરરીતિ થતી હોય પાસમાં તે અટકાવી શકશે. જેથી કરીને જે બિનજરૂરી વાહનો મેળામાં ફરતા હોય અને જે મેળો કરવા આવેલી પબ્લિકને જે પ્રકારની હેરાનગતિ થતી હોય તેને એ બંદોબસ્તમાં પોલીસની એન્શ્યોર થાય હાજરી તેને પણ ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવશે. આ સમગ્ર મેળામાં કુલ છે 2500 કરતાં વધારે પોલીસ કર્મીઓ, જેમાં જીઆરડી, હોમગાર્ડ, એસઆરપીના જવાનોનો પણ સમાવેશ થાય છે. 2 શિફ્ટમાં બંદોબસ્ત રહેશે. એટ એ ટાઈમ એક સમયે છે 1200 કરતાં પણ વધારે પોલીસ કર્મીઓ ફરજ બજાવશે અને પોલીસની આજરોજ માનનીય એસપી સાહેબ દ્વારા છે બ્રીફિંગ કરવામાં આવશે.